सर स्टार्ट कर दिया। और अब डालो हेडिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सर वो मल्टीप्लिकेशन वाला एक बार दोबारा बता दो। अभी वही बता रहा हूँ, ये वही कंटिन्यूएशन में है, समझो। ये जो मैं बता रहा हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन ही है, समझो। ओके ये क्या है पहले समझ लो, ठीक है। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो, कुछ लिखना नहीं है आपने। एक एग्जाम्पल ये है, कोई एक नट बोल्ट की फैक्ट्री है मान लेते हैं, ठीक है। इस फैक्ट्री में दो मशीन इंस्टॉल की गई हैं, मशीन 1 एंड मशीन 2, ठीक है। अब लिखना नहीं है, समझते रहो ऐसी। इस फैक्ट्री में मशीन 1 शायद बड़ी मशीन है, तो 70% आइटम ये बना रही है। ये छोटी मशीन है तो ये 30% आइटम बना रही है। तो कुल मिला के 100% आइटम बन रहे हैं, इसका मतलब। अच्छा जरा बात बताओ, एक छोटी बात पूछूंगा। अगर मान लो 1000 आइटम टोटल बने हैं, तो बताना मशीन 1 ने कितने बनाए हैं? 700, और मशीन 2 ने 300। अब एक इंफॉर्मेशन और है हमारे पास। मशीन 1 जितने भी आइटम बनाएगी, 700 बनाएगी, 1000 बनाएगी, जितने बनाएगी, इसमें 2% आइटम डिफेक्टिव है। जितने मशीन बनाएगी ये 1 मशीन, उसमें 2% आइटम डिफेक्टिव बनाएगी, और ये वाली मशीन 1% डिफेक्टिव बनाती है। अब फिर से बताओ, 1000 आइटम में मशीन 1 ने कितने आइटम डिफेक्टिव बनाए? 20, 70 या क्या? बहुत आसान पूछ रहा हूं। 20 नहीं, 20 नहीं। पहले आप ये पता करो, मशीन 1 ने कितने आइटम बनाए? आपने कहा 700। 700 बोला ना आपने अभी, तो 700 का 2% निकालो ना। 700 का 2% कितना हुआ? 700 का 2% 14 हुआ। तो 14 आइटम इसने डिफेक्टिव बनाए। भाई पहले मैंने पता किया कि मशीन 1 ने कितने आइटम बनाए, तो आपने बोला 700 बनाए, क्योंकि ये 70% बना रही है और हमारे आइटम बन रहे हैं टोटल के 1000 मान लेते हैं। अब 700 का 2% निकाला हमने, 700 का 2% आया 14। तो अब इन 700 आइटम में 14 आइटम डिफेक्टिव हो गए। अब जरा मशीन बी बताओ, ये कितने बना रही है? अगर 1000 है तो 300। 300 तो ये बनाती है। अब बता दो 300 में डिफेक्टिव कितने निकलेंगे? 3 डिफेक्टिव निकलेंगे। अब हमने क्या किया, इसके भी आइटम इकट्ठे हो गए, बन के आ गए। डिफेक्टिव भी है उसके अंदर, नॉन डिफेक्टिव भी है, अच्छे भी हैं। हमने सबको इकट्ठा कर दिया, और हमने क्या किया, एक इसका स्टॉक फाइल बना दिया। स्टॉक फाइल का मतलब होता है हमने सबका एक ढेर लगा के एक जगह पे रख दिया। अब इस स्टॉक फाइल में से क्वालिटी मैनेजर ने आके एक आइटम पिक कर लिया। कारीगर काम करके चले गए, शाम को क्वालिटी मैनेजर आया, उसने स्टॉक फाइल में से एक आइटम को पिक किया। क्या प्रोबेबिलिटी है ये जो आइटम उसके हाथ लगा ये डिफेक्टिव है? ये कैलकुलेट करना है मुझे। ये जो आइटम क्वालिटी मैनेजर के पास आया है, ये डिफेक्टिव आइटम आया है, इसके क्या चांस है? सोचते हैं हम। हमारे दिमाग में पहले आएगा शायद ये मशीन 1 से बना है। सोचेंगे ना ये बात तो हम, कि शायद ये मशीन 1 से बना है। तो मशीन 1 से बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 70%। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने देखा भाई 70% है। ये मैंने मशीन 1 पे मैन्युफैक्चर होने की प्रोबेबिलिटी ले ली। लेकिन मेरा वर्क कंप्लीट नहीं है, मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? डिफेक्टिव की। तो अभी मैं इसमें क्या करूंगा, मेरा वर्क कंप्लीट नहीं है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। अब बताओ मेरे को, मशीन 1 से डिफेक्टिव आइटम की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2%। 2% ओनली। 2% 70 का नहीं, वो तो परसेंट है क्योंकि, तो खाली 2%। इसमें कंफ्यूजन है तो मैं एक दोबारा क्लियर करूं। पहले हमने क्या लिया, मशीन 1 से आइटम बनेगा, पहले तो आइटम बनने की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। पहले तो बनेगा ना, बनेगा तो कितने परसेंट है? 70% है। जब वो बन गया तो उसी मशीन से डिफेक्टिव आइटम के बनने के क्या चांस है? 2% है। एक केस ये हो गया, यहां पे टास्क कंप्लीट हो गया क्या आपका या नहीं हुआ? टास्क बचा हुआ है अभी, और टास्क क्या है बोलो? सेकंड वाले का लेंगे पूरा। वो तो सेकंड केस है। इस मशीन का टास्क कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? आइटम बन गया और आइटम डिफेक्टिव बन गया, तो टास्क कंप्लीट हो गया। आइटम डिफेक्टिव ही तो चाहिए ना आपको। अभी आप कह रहे हो एक केस और है, तो वो केस इसमें क्या होगा? प्लस होगा। अब आप बताओ मशीन बी से बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 30/100। अब बन तो गया मशीन बी से, लेकिन अभी डिफेक्टिव आइटम नहीं बना, तो डिफेक्टिव आइटम की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1%। तो यहाँ पे 1%। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1%। ये दोबारा से मेरा टास्क कंप्लीट हो गया दूसरे केस का। कोई तीसरा केस है मेरे पास क्या? नहीं।
भाई या तो आइटम मशीन 1 बनाएगी या मशीन 2 बनाएगी, तीसरी मशीन तो इंस्टॉल है नहीं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लो, 140 और 30 हो गए 170, 170 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 0.017। क्वालिटी मैनेजर के हाथ आइटम डिफेक्टिव लगेगा जब सारे आइटम बन चुके होंगे, इसके चांस हैं 0.017, यानी काफी कम चांस है। तो हम इंस्ट्रक्शन क्या देंगे, ये जो मशीन इंस्टॉल कर रखी है 2% 1% डिफेक्टिव बना रही है, बनाने दो, चलने दो काम, क्योंकि अगर डिफेक्टिव आइटम लगेगा भी किसी के हाथ तो काफी कम चांस है, लगने दो, बहुत कम चांस है। क्या ये एग्जाम्पल आपको सही में आया? ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। कैसे कॉपी पे लिखा जाएगा बाद में बताऊंगा, अभी पहले आप एक एग्जाम्पल और सुनो और इस बार आप लोग जवाब दो, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक कॉलेज है, जैसे अभी एक फैक्ट्री थी, ठीक है, इस कॉलेज में 50% बॉयज पढ़ते हैं और 50% गर्ल्स पढ़ती हैं, ठीक है। इस कॉलेज में हमें ये भी पता है अगर 50% बॉयज हैं तो इसमें 10% जो बॉयज हैं वो गुड ऑरेटर हैं, अच्छे वक्ता, अच्छा बोलते हैं, 10% लड़के बस, और 15% लड़कियां गुड ऑरेटर हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन सुन लो अब क्या है। इस कॉलेज से एक बच्चे को चुनना है आपको, आप एक बच्चे को चुन के लाएंगे इस कॉलेज से, बॉय या गर्ल कोई भी ले लेना, आपकी मर्जी है। ये प्रोबेबिलिटी बताओ जो बच्चा आप लेकर आओगे वो एक गुड ऑरेटर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। आप बोलते जाओ मैं लिखता जाऊं। लो जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करा, दिमाग में दो केस बनाए कि अगर गुड ऑडिटर है तो आपके दिमाग में है शायद वो लड़का हो सकता है, तो पहले लड़के के आने की प्रोबेबिलिटी आएगी, जैसे मशीन से बनने की प्रोबेबिलिटी थी, तो लड़का अगर चूज कर रहे हैं उसके क्या चांस हैं, 50%, तो पहले लड़के को सेलेक्ट किया 50%। अभी वर्क कंप्लीट तो हुआ नहीं आपका, अब उस लड़के को चूज तो कर लिया है आपने कॉलेज में से, अब आएगी उसके गुड ऑडिटर होने की प्रोबेबिलिटी, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पे, अब आपका टास्क कंप्लीट हो गया। पहले लड़के को चुना गया, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके बाद उसके गुड ऑडिटर होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस करके बता दो उसमें और क्या करना है, प्लस करके क्या लिखना है बता दो बस। मतलब वही, गर्ल को चुना तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 50% है, उसके गुड ऑडिटर होने की प्रोबेबिलिटी 15% है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? आंसर आ जाएगा, आंसर सॉल्व मत करो, वो तो कोई बड़ा काम नहीं है, 500 और 150, 650 अपॉन 10,000, तो 0.065 होगा। तो आप इस कॉलेज से एक गुड ऑडिटर चूज करोगे तो इसके चांस हैं 0.065, काफी कम चांस है। क्लियर हुआ एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल और बताऊंगा, फिर बताऊंगा इसको आपको नोटबुक में कैसे लिखना है। सर हाँ जी बोलो। सर इससे पहले वाला जो मशीन वाला था, हाँ हाँ, मैं पहली मशीन को चूज करने के लिए हाफ हाफ नहीं डालेंगे? नहीं, मशीन को चूज नहीं करना है, मशीन पे जो आइटम बन रहा है उसके बनने की प्रोबेबिलिटी लेनी है। भाई मशीन तो इंस्टॉल है ही, उसको चूज नहीं करोगे आप ये देखोगे उस मशीन से कितने % आइटम मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, क्योंकि मशीन तो इंस्टॉल है ही, वहां से तो बनेगा ही बनेगा। नहीं समझे मेरी बात सिद्धांत? नहीं सर। देखो, आपकी मशीन तो इंस्टॉल है, आप किसी मशीन को चूज नहीं करोगे, आप देखोगे इस मशीन ने कितने आइटम प्रोड्यूस किए, 70%, और इसने कितने प्रोड्यूस किए, 30%, क्योंकि आपका टास्क क्या है, आइटम को मैन्युफैक्चर करवाकर उसके डिफेक्टिव बनने की प्रोबेबिलिटी निकालना। मशीन कितने बना रही है आइटम, 70%, तो ये आइटम के बनने के चांस हुए। मशीन चूज कब करोगे, जब ये नहीं दिए हुए होंगे दोनों, तो 50% इसका हो जाएगा, 50% इसका हो जाएगा। ओके सर। अगर मशीन मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मान लेंगे दोनों मशीन बराबर आइटम मैन्युफैक्चर कर रही हैं। एक और बताएंगे अब आप, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको लिखना कैसे है। एक बार ये सही में आ जाएगा, लिखने के बाद कोई बड़ा काम नहीं है। एक ऑटो कंपनी है, लेट्स से बजाज ऑटो कंपनी है। इस ऑटो कंपनी ने 3 अलग अलग शहरों में अपने प्लांट लगाए हुए हैं, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, अलग अलग शहरों में स्कूटर बनते हैं यहाँ पे। मान प्लांट 1 की कैपेसिटी जो है, प्रोडक्शन कैपेसिटी 50% है, प्लांट 2 की 30% है,
और प्लांट 3 की 20% है। छोटा प्लांट होगा शायद यहाँ पे। अच्छा, अब ये भी दिया हुआ है इसके साथ साथ, जो प्लांट 1 है यहाँ पे जो स्कूटर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसमें 1% स्कूटर में डिफेक्ट रह जाता है। कोई वायरिंग डिफेक्ट, कोई इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट, किसी हेडलाइट का डिफेक्ट, कुछ ना कोई डिफेक्ट रह जाता है। प्लांट 2 में 2% स्कूटर में डिफेक्ट होता है जो बन के आते हैं प्लांट 2 से, और जो प्लांट 3 से बन के आते हैं उसमें भी 1% का डिफेक्ट मिलता है। अब हुआ क्या, तीनों प्लांट पे स्कूटर बने, कितने कितने बने मालूम नहीं हमें। जितने जितने भी स्कूटर बने उनको हमने एक ट्रक में लोड कर दिया, सबके सब एक ट्रक में लोड हो गए अलग अलग शहरों से गए, और ये सारे के सारे स्कूटर एक शोरूम पे जाकर खड़े हो गए। अब जब कस्टमर आएगा तो उसे नहीं पता कौन सा स्कूटर कहां से बन के आया क्या है। एक कस्टमर ने यहां से एक स्कूटर को पिक कर लिया, खरीद लिया उसने, क्या प्रोबेबिलिटी है उसका स्कूटर डिफेक्टिव निकला, क्या चांस है। कंपनी जानना चाहती है कि मेरे 3 प्लांट से स्कूटर बन रहे हैं, कंपनी को पता है कि मेरे इतने इतने % डिफेक्टिव बनते हैं, तो कंपनी कैलकुलेट कर रही है कि अगर मेरे कस्टमर के पास स्कूटर पहुंचेगा, किसी कस्टमर के पास, तो उसके पास डिफेक्टिव जा रहा है, इसके क्या चांस हैं। अगर इसके चांस ज्यादा हुए तो कंपनी अपनी मशीन को रिप्लेस करेगी, और कंपनी को लगा नहीं ये तो बड़े कम चांस हैं, एक आध स्कूटर की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम आ रही है, तो मशीन रिप्लेस नहीं की जाएंगी। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करो डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव स्कूटर की प्रोबेबिलिटी की, बता दो मेरे को, मैं लिखूंगा। अच्छा, आप ये मान के चल रहे हो स्कूटर प्लांट 1 ने मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर की प्रोबेबिलिटी आएगी, कितनी आएगी। अभी वर्क कंप्लीट नहीं है, मल्टीप्लाई लग गया अब आपका, अब क्या आएगी, उसके डिफेक्टिव बनने की प्रोबेबिलिटी इस प्लांट से 1/100 प्लस, अब बता दो 30/100 मल्टीप्लाई प्लस 20/100 मल्टीप्लाई, बस और कोई टास्क तो है नहीं। 3 केस से तीनों के साइड हो गए, सॉल्व कर लेते हैं। 50 और ये हो गया 60, 110 हो गया, 110 में कितना 20, 130 हो गया, 130 को डिवाइड कर दो 100 × 100 से, कितनी हो गई सर प्रोबेबिलिटी। हाँ जी बोलो बोलो। सर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या फर्क है सर? कोई फर्क नहीं है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कोई फर्क नहीं है। मल्टीप्लाई का सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको लग रहा है मेरा टास्क कंप्लीट होने के लिए 2 प्रोबेबिलिटी आएंगी, तो दोनों प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई करके टास्क को कंप्लीट करते हो बस। और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती ओके है, सर। ऐसे बहुत सारे केसेस अगर बन रहे हैं तो सब केसेस को ऐड कर दो, यही होती है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब बोलो सही में आया। अब मैं आपको बताता हूं इसको लिखना कैसे है। इनफैक्ट अगर आप एग्जाम में ऐसे भी लिख के आओगे तो कोई काट नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता है, फ्रेशर्स आए होते हैं अभी अभी 12th को पढ़ाना शुरू किया, तो उनको समझ नहीं आती बात बच्चा क्या कहना चाह रहा है, वो क्योंकि एनसीईआरटी या किसी बुक के हिसाब से पढ़ा रहे होते हैं। तो इसलिए हम तैयारी उस हिसाब से करके जाएंगे कि हमारी प्रेजेंटेशन भी सही में आ जाए हर एक। अदरवाइज जैसे हम ये लिख रहे हैं कोई नहीं काट सकता हमारे आंसर को। अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, का फॉर्मेट बता देना। अब वही बता रहा हूँ कि लिखना कैसे है। अब मैं यही वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अभी जो मैंने स्कूटर वाला लिया। यहाँ पे 3 प्लांट पे स्कूटर बन रहे हैं, 3 प्लांट हो गए। आप तीनों प्लांट के इवेंट्स को E1, E2 और E3 से डिनोट कर लो, मर्जी है ABC ले लो, E1, E2, 3 ले लो। E1 में क्या लिखोगे, स्कूटर मैन्युफैक्चर्स एट प्लांट 1, फर्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा, उसके बाद तो डॉट डॉट मार देना, एट प्लांट 2, एट प्लांट 3। 3 इवेंट ये बना लिए। किसी भी प्लांट से स्कूटर बनने के बाद कैसा निकालना है हमें, डिफेक्टिव। इस इवेंट को आप ए से डिनोट कर लेना। ये मैं वही इवेंट्स लिखवा रहा हूं जो सीबीएसई में टीचर के पास ब्लूप्रिंट में होंगे। सीबीएसई बोर्ड E1, E2, E3 मानता है, और जो इवेंट होता है मेन डिफेक्टिव स्कूटर का आना, उसको ए मान लो। यहाँ पे लिखो आप स्कूटर इज डिफेक्टिव, ये लिखा आपने। उसके बाद आप इन सारी प्रोबेबिलिटीज को यहाँ पे अलग अलग लिख के दिखाएंगे। E1 स्कूटर प्लांट 1 में मैन्युफैक्चर होगा, इसके चांस है 50/100, 50% था ना शायद। प्रोबेबिलिटी E2 कितना था बोलो, कितना दिया था मैंने अभी, 30% दिया था ना, तो 30% ये हो गया। और स्कूटर प्लांट 3 में मैन्युफैक्चर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने बोली थी आपको 20%। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर, ग्रीन सिग्नल। आगे चलूं मैं। अब बताओ मेरे को, प्लांट 1 से स्कूटर जो डिफेक्टिव बन रहे थे उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने क्या दी थी, 1%। इसको मैं देखो कैसे लिखूंगा,
स्कूटर कहाँ मैन्युफैक्चर हो चुका है? ए प्लांट बाई 1 में वन। मैन्युफैक्चर हो चुका है, बन गया भाई स्कूटर। तो प्लांट 1 में मैन्युफैक्चर हो चुका है, इसको नीचे लिखेंगे कंडीशन में। और स्कूटर कैसा निकला? डिफेक्टिव। और डिफेक्टिव को आप ए से शो करते हो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए। तो ए बाई E1 का मतलब है E1 हो चुका है, प्लांट 1 में स्कूटर बन चुका है और अब वो डिफेक्टिव बना है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1%। अब आप ऐसे ही मेरे को बता दो दूसरे प्लांट की 2% को क्या लिखूंगा मैं? यस, ए बाई E2। डिफेक्टिव तो ये रहेगा, वो नहीं बदल सकते, लेकिन प्लांट बदल दिया आपने, E2 कर दिया, ये प्रोबेबिलिटी हो गई 2%। और अब ये बता दो तीसरी वाली क्या लिखो? ए बाई E3। ये है आपकी फिर से 1%। ये सारी प्रोबेबिलिटीज ऐसे आपको लिख के दिखानी है, इनके लिखे हुए के मार्क्स हैं। क्योंकि अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ अभी तक, मैंने आपसे क्या प्रोबेबिलिटी मांगी थी बताना? मैंने क्या कहा था कि स्कूटर आया कस्टमर के पास, कैसे आया? डिफेक्टिव स्कूटर को डिफेक्टिव किससे डिनोट कर रहे हो आप? ए ए से। तो आपको प्रोबेबिलिटी ए निकालनी है। भाई डिफेक्टिव की बताओ, हमें नहीं पता किस प्लांट से बना है। तो आपने क्या किया था? इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, ये तो किया था ना अभी। तो मैं कैसे लिखूंगा देखो इसे? प्रोबेबिलिटी E1, पहले तो बनने की प्रोबेबिलिटी, और अगर यहां से बन चुका है तो कंडीशन में डालो इसको बन चुका है, तो डिफेक्टिव बनने की प्रोबेबिलिटी, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई E2, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी E3, मतलब E3 हो चुका है और E3 से होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी। ये जो मैं लिख रहा हूं यही कहलाता है फॉर्मूला लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो आप लोग कर रहे थे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस कर रहे थे। लिखने का तरीका किसी भी क्वेश्चन को ये रहेगा हमारा। तो पहले आप देखेंगे दो केस बन रहे हैं, दो प्लांट हैं, बॉयज और गर्ल्स के दो केस हैं, दो बैग हैं, तीन बैग हैं, उनको E1 E2 E3 में मानेंगे। तीनों बैग से या तीनों केसेस से जो आपको इवेंट अटैच करना है वो आपका ए होगा। भाई स्कूटर का डिफेक्टिव बनना मेन इवेंट हो गया, क्योंकि वो तीनों प्लांट के साथ अटैच है। उसके बाद आप ये सारी प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे, फॉर्मूला जरूर शो करेंगे, सब्जेक्टिव एग्जाम है, इसके मार्क्स होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं। उसके बाद आप इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करके आंसर लिखेंगे। क्या क्लियर हुआ? अब एक आप लिख के देखो, मैं आपको देता हूं कुछ। अब बैग ए कंटेन्स, a bag A contains, मतलब एक बैग A है, contains 5 white and 6 black balls, 5 white and 6 black balls। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। A bag A contains 5 white and 6 black balls। क्लियर हो गया? कितना क्लियर हो गया? Another bag B contains, another bag B contains 4 white and 3 black balls, 4 white and 3 black balls। One bag is chosen and a ball is drawn from it। One bag is chosen and the ball is drawn from it। Find the probability of getting, find the probability of getting a black ball। आपको कोई एक बैग पहले चूज करना है, उसके बाद उसमें से एक बॉल निकालनी है। क्या प्रोबेबिलिटी है जो बॉल आप निकाल रहे हो वो ब्लैक कलर की?
तो मेरे को पहले बताओ, आप पहले बैग चूज करोगे, सीधा बॉल निकाल लोगे? पहले बैग चूज करोगे। कितने बैग हैं आपके पास? तो ये E1 और E2 में लिख लो। आप E1 में लिख लो बैग ए इज चूजन, और E2 में लिख लो बैग बी इज चूजन, क्योंकि जो काम आप पहले करोगे वो इवेंट्स बना लो आप। बैग ए इज चूजन, बैग बी इज चूजन। अच्छा, बैग चूज करने के बाद क्या करना है? उसके बाद ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल है ना, चाहे बैग कोई सा भी हो, इसको ए में लिख लो, आप कैपिटल ए में लिख लो। ब्लैक बॉल इज ड्रॉन या ब्लैक बॉल इज चूजन। तो E1 में हमने क्या लिख लिया? बैग ए इज चूजन। तीसरा नहीं बनेगा, इसके अंदर दो ही बैग है। E2 में आ गया हमारा बैग बी चूजन, और ए में आ गया हमारा ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। अच्छा, अब आप मेरे को प्रोबेबिलिटी E1 बताओ, बैग ए के चूज होने के क्या चांस हैं? 1/2। कैसे 1/2 समझाओ जरा। क्योंकि दो बैग हैं, हमें तो बैग ए चाहिए उसमें से, तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी E1 लिखो आप 1/2 इस तरह से। अब प्रोबेबिलिटी E2 बता दो, वो भी 1/2। दोनों बैग की बराबरी लेंगे हम तो बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 1/2। चलो अब आप नेक्स्ट में आ जाओ। अब आप मेरे को बता दो प्रोबेबिलिटी A/E1। मालूम इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप ये मान लो कि बैग 1 आपके हाथ में आ चुका है। अब उस बैग में से एक ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दो। 6/11। 6/11। 6 ब्लैक हैं, टोटल 11 बॉल है। तो ये जो आपका A/E1 हो जाएगा, ये 6/11 हो गया। अब आप मेरे को ऐसी A/E2 बता दो। 3/7। 3/7 हो गया। अब आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला शो कर दो इस तरह से कि हम आपको ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, दो केस से आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, ये वाली और ये वाली प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो। 75/154। 75/154। 154। एक बार चेक करना भाई, आंसर क्या रहा, और कोई बच्चा बताना। सेवेंटी फाइव बाय 154 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सैंपल किया आपने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। भाई हो गया तो मेरे को जल्दी से ग्रीन सिग्नल दो, आगे चले। सर 75/154। हाँ ध्रुव, एक काम करो यार, तुम डाउट्स के लिए ऑफलाइन क्लास आ जाओ। ऑनलाइन वन डाउट लूंगा ना तो और बच्चे बोर हो जाएंगे। ओके सर। एक क्लास आ जाना ऑफलाइन, कभी भी आ जाओ चाहे। ठीक है सर। डन। ओके, एक और ट्राई करो। बस इसी टॉपिक को कंटिन्यू करके आपको 4 नंबर क्वेश्चन तैयार करवा दूंगा अभी। A person has NCERT guy. A person has undertaken. A person has undertaken a construction job. ये प्रॉपर्टी है तो 0 to A वाली, जैसे इसको a person has undertaken a construction job, full stop. The probabilities are 0.65 that there will be strike. 0.65 that there will be a strike, comma 0.80 that job will be completed on time. सर 0.80। हाँ 0.80, 0.8 लिख लो चाहे। That the job will be completed on time if there is no strike.
यस है ना, इसको फर्स्ट और सेकंड मान के ऐड कर दो। सर 0.65 वाले में जॉब कंप्लीट नहीं हुआ था। नहीं 0.65 सिर्फ स्ट्राइक के होने की, पहले अलग करो मेरा। 0.65 सिर्फ स्ट्राइक के होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब काम पे हड़ताल हो जाएगी इसके चांस है 0.65। और अगर स्ट्राइक नहीं होती है और आपकी जॉब टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी इसके चांस है 0.80। आगे लिखो, अभी और भी प्रोबेबिलिटीज है, क्वेश्चन का कंप्लीट नहीं हुआ। एंड 0.32 job will be completed on time when there is strike. मैं सारी प्रोबेबिलिटीज एक बार फिर से लिख रहा हूं। काम पे हड़ताल हो जाएगी इसके चांसेस 0.65। जॉब completed on time when no strike is there। अगर मजदूर ने हड़ताल नहीं करी तो जॉब टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, इसके चांस 0.80 है। और अगर मजदूर हड़ताल पे चले गए तो जॉब टाइम पे कंप्लीट होगा, इसके चांस कम हो गए। देखो, क्योंकि लोग हड़ताल पे चले गए तो काम टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, काफी कम चांस है 0.32। तो तीन प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गई आपको। एक तो हड़ताल होने की बस, अच्छा हड़ताल होने की अगर 0.65 है तो हड़ताल ना होने की क्या होगी 0.35, वन में से माइनस कर देंगे। क्या प्रोबेबिलिटी अब लिखो जो आपसे पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। Find the probability that the job will be completed on time. So 0.488। 0.488। रुको, मैं आंसर अभी डिक्लेयर करूंगा, 2 मिनट रुको बस। अच्छा, अब ये बताओ, जॉब तो टाइम पे कंप्लीट हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में निकाल के दिखाओ। अब आप बताओ स्ट्राइक हुई है या नहीं हुई है, क्या लेके चलो। फिर दो बातें हैं, या तो काम पे हड़ताल हो गई, मजदूर नहीं है, हड़ताल चल रही है, या फिर हड़ताल नहीं हुई है। क्या मान के चलोगे? दोनों लेंगे ना, दोनों चीजें। दोनों का। तो आप पहले मुझे बताओ, हड़ताल होगी या पहले जॉब टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा? पहले हड़ताल होगी, तो इसको मानो आप इवन इवेंट, स्ट्राइक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। एक E2 इवेंट मानते हैं कि स्ट्राइक नहीं होगी, स्ट्राइक होगी और स्ट्राइक नहीं होगी। दोनों ही हालात में इवेंट ए बनने वाला है, बोलो क्या? चाहे हड़ताल होती है चाहे नहीं होती है। जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, इसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो आपसे। चलो अब आप मेरे को प्रोबेबिलिटी इवन बोलो हड़ताल होने की। 0.65, हड़ताल होगी तो भाई 0.65 चांस है, और हड़ताल नहीं होगी इसके क्या चांस है? फिर ये क्लियर है सबको कैसे निकलेगा? ये वन में से इसको माइनस करके निकलेगा, क्योंकि दो ही बातें हैं, या तो हड़ताल होगी या हड़ताल नहीं होगी, और कोई रास्ता नहीं है बीच में। हम ये नहीं कह सकते आज हड़ताल है भी और आज नहीं भी है, तो या तो हड़ताल हो गई है या नहीं हुई है। चलो अब बताओ इसका क्या मीनिंग है? ये जो मैंने लिखा A बाई E1, इसका क्या मीनिंग है? यस, स्ट्राइक हुई है, चल रही है, स्ट्राइक हो चुकी है और जॉब टाइम पे कंप्लीट हुआ है। क्या चांस है इसके? ये रहा। अच्छा, मैं रब कर दिया, 0.32। 0.32 चांस है कि स्ट्राइक होने के बावजूद भी जॉब टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है, देखो 0.32। और अब ये बता दो स्ट्राइक नहीं हुई है और जॉब टाइम पे कंप्लीट हुआ है, 0. ये कहां से ले आए? नहीं, मैंने आपको बोली है, ये आप इसको वन में से माइनस नहीं कर सकते आप, ये आपको दी हुई है 0.80। ये थोड़ी माइनस कर दोगे भाई। देखो यहाँ पे जॉब टाइम पे कंप्लीट हुआ है जब हड़ताल हुई है, तो हड़ताल अगर हुई है तो जॉब टाइम पे कंप्लीट होने के चांस 0.32 है। आप ये वाली प्रोबेबिलिटी वन में से माइनस करके नहीं निकालोगे तो आपको देगा वो, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग है। अगर जॉब टाइम पे कंप्लीट हो चुका है जबकि हड़ताल नहीं है तो 0.80, और मेरे हिसाब से बल्कि 1 होनी चाहिए। सोचो, जब हड़ताल हुई नहीं तो जॉब टाइम पे कंप्लीट हुआ होगा, तो 1 होनी चाहिए। लेकिन हो सकता है कि कुछ अदर फैक्टर्स हो, मटेरियल का टाइम पे ना पहुंचना,
या किसी लेबर का बीमार हो जाना, हड़ताल तो नहीं है लेकिन लेबर बीमार पड़ी हुई है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी को एक नहीं लिया गया, 100% नहीं लिया गया, 0.80 लिया गया। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी का सम होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम, इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम लेकिन जरूर 1 होगा। अब बताओ इसके आगे क्या करना है? बस अब आपने केस बनाने हैं, भाई हड़ताल हुई तो 0.65 मल्टीप्लाई जॉब टाइम पे कंप्लीट हो गया 0.32, फिर प्लस हड़ताल नहीं हुई, हड़ताल नहीं हुई तो ये वाली प्रोबेबिलिटी और जॉब टाइम पे कंप्लीट हो गया मल्टीप्लाई ये, और आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा था इनका 0.488। सही में आता है? इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसके आगे जो बताने जा रहा हूं जब तक ये नहीं बताता तो वो सही में ना आता। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट तो अब जो बताऊंगा वो है। क्या ये इसका आंसर क्लियर है सबको? ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल। अब एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। आपने वैसे वो निकाल लिया ना, प्रोबेबिलिटी ये निकाल ली होगी ना आपने, 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.80 मल्टीप्लाई 0.35, इसको आपने सॉल्व कर लिया और आपका आंसर आ गया 0.488। अब इसी क्वेश्चन को आगे सुनो। हमने उस पर्सन से बात की जिस पर्सन ने इसको जॉब को अंडरटेकिंग किया था, कोई इंजीनियर था। हमने कहा जी आपका टाइम, आपका जो जॉब है टाइम पे कंप्लीट हो गया? उसने कहा हाँ जी मेरा जॉब टाइम पे कंप्लीट हो गया। क्या प्रोबेबिलिटी थी आपके जॉब पे टाइम की? 0.488 की, 50% से कम चांस है। अगर हड़ताल होती है या हड़ताल नहीं होती है उसके बावजूद भी ये इंजीनियर हमको टाइम पे काम कंप्लीट करके देगा, इसके चांस काफी कम है, 50% से भी कम है। सोचो, हमने कहा चलो आपकी प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं हो गई, आपका काम टाइम पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, अब आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है अगर जॉब टाइम पे कंप्लीट हो चुका है तो स्ट्राइक हुई थी, स्ट्राइक होने के बावजूद जॉब टाइम पे कंप्लीट हुआ था। मेरा क्वेश्चन फिर से सुनो, फिर से सुनना जो मैं कह रहा हूं, थोड़ा सिंपल एग्जांपल देके बताऊंगा। ये 3 बैग हैं, तीनों बैग में कोई ना कोई बॉल है, इसमें 2 रेड है 2 ब्लैक है, इसमें 3 रेड है मान लो 1 ब्लैक है, और इसमें 1 रेड है मान लो 3 ब्लैक है। ठीक है, हमने तीनों बैग को एक जगह पे रख दिया, हमने बच्चे को भेजा, हमने कहा बेटा वहां पे 3 बैग मिलेंगे आपको, किसी एक बैग को पिक करना और उसमें से एक बॉल निकाल लेना। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, बच्चे ने आपको बॉल ला के हाथ में दे दी है ब्लैक कलर की, तो यहाँ पे आपके केसेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि बच्चा तो आपके पास है, उसने कहा लो जी बॉल, ब्लैक दे दी उसने लाके, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें ब्लैक बॉल लाके देगा? अब हमें तो नहीं पता ना किस बैग में से निकाल के लाया है, हमें क्या पता। हम अपने दिमाग में तीनों केस मानेंगे। हम क्या मानेंगे, शायद उसने बैग ए चूज किया होगा, ये पॉसिबिलिटी है ना, तो बैग ए चूज करने की प्रोबेबिलिटी बोलो। 1/3। ये इवन हो गया आपका जो मैं लिखवाता हूं आपको, मल्टीप्लाई, अब इसी में से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बोलो 1/2। 2/4। अब बताओ ये क्या लिखते हो, इसको आप अभी लिखना सीखा आपने, ये इवन होता है, ये इवन हो गया, और ये क्या हो गया, ये ए बाई इवन हो गया। ऐसी प्लस दूसरा बोल दो फटाफट से, 1/3 ब्लैक बॉल बोल दो इसमें से, इसको चूज कर लो बैग को, इसमें से ब्लैक बॉल निकाल लो, ये इवन हो गया, ये ए बाई इवन हो गया, ये E2 हो गया, ये ए बाई E2 हो गया, ये E3 हो गया, ये ए बाई 3 हो गया। सॉल्व कर लिया आपने, आंसर आ गया। क्या आंसर आया इसका? 12 12 12 एलसीएम 6/12, 0.5 प्रोबेबिलिटी है बच्चा आपको हाथ में लाके ब्लैक बॉल दे देगा। अब हमने ब्लैक बॉल रिसीव कर ली है, ये ब्लैक बॉल क्या हो चुकी है, हमें रिसीव हो चुकी है। अगर ये हमें रिसीव हो चुकी है तो ये कंडीशन बन गई, देखो नीचे, क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चा बैग ए से लेके आया था, जो ब्लैक बॉल आपके हाथ में रखी हुई है, क्या 1/3। चांस है उसको बच्चे ने बैग ए से निकाल के दिया है? बैग ए को चूज करने का आपने क्या इवेंट माना था? इवन। तो आपको क्या निकालना है अब? इवन बाय ए। ए हो चुका है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है, ये ए जो हुआ है ना ये इसमें से हुआ है, क्योंकि ब्लैक बॉल तो देखो आई है ना, कहीं से भी आ सकती है वो, तो आपने तीनों को प्लस करके ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी तो निकाल दी है। अब कह रहे हैं अगर ब्लैक बॉल आई है तो ये बताइए कि बैग 1 से लेकर आया बच्चा, इसका फॉर्मूला बोलो, आपने सीखा हुआ है। ऊपर क्या आता है? इवन इंटरसेक्शन है, नीचे क्या आता है?
यही फॉर्मूला सीखा है हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी में। इसकी प्रोबेबिलिटी देखो मैं यहाँ पे कैसे निकालूंगा। आप मेरे को इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताओ, जो ये रहा ना E/1, इसका फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं क्या होता है। यही होता है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो इस जगह पे, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, PA/E1 इंटू E1, यही हो जाएगी ना इसकी वैल्यू। वो आपको यहां पे पुट करनी है, PE1 इंटू PA/E1 एंड डिवाइडेड बाय PA। ये जो मैंने लिखा E1 अपॉन A का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हम बेस थ्योरम। ये थ्योरम बेस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बनाई। पहले तो आपने ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, भाई ब्लैक बॉल आई, आपने कहा जी इसके क्या चांस हैं, 0.5 है। अब आपसे कहेंगे ब्लैक बॉल तो आ चुकी है भाई, क्या प्रोबेबिलिटी है, ये बैग ए से निकल के आई है, तो बैग ए से निकालने के लिए आपने लिखना है ऊपर E1 और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कर देनी आपने नीचे। उसके बाद आपने इसका फॉर्मूला बनाया, E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन ए, ये फॉर्मूला बना दिया। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको इससे निकालनी है, इसको याद करना है, लिख के भी दिखाना टीचर को। कैसे याद करना है मैं आपको बताता हूं। ये क्रॉस लगाया मैंने, यहां ऊपर E1 आ रहा है, यहां पे देखो E1 आ गया से, ठीक है। मैं ऐसा आपको तरीका बता रहा हूं याद करने का। जब आप E1/A का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, यहाँ E1 है तो यहाँ पे E1 आ जाएगा ऊपर, ये आ गया। और यहाँ पे अगर E1/A है तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करके क्या आ गया देखो, A/E1, और नीचे A प्रोबेबिलिटी वो नीचे आएगी। अब बताओ चलो, अगर मैं आपको E2/A का फॉर्मूला बनाने के लिए दे दूंगा, बेस थ्योरम मतलब, तो बोलो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला। पहले तो आएगा प्रोबेबिलिटी E2 आएगा, देखो पहले तो सेम आएगा, फिर क्या आएगा प्रोबेबिलिटी A/E2, और डिवाइड में ये वाली ये प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी आएगी। इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी कि ब्लैक बॉल आने के बाद क्या चांस है वो किसी दूसरे बैग से आई है या ए बैग से आई। क्वेश्चन लिख। सर PA हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी हुआ ना। यस, ये है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये डिवाइड में है और ऊपर इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई हो। अब एक क्वेश्चन ट्राई करो, इसके करने हैं कम से कम नहीं तो 15 क्वेश्चन। इसके 15 क्वेश्चन करने के बाद एटलीस्ट आप ये कंफर्टेबल फील करोगे, इसका क्वेश्चन एक 4 नंबर का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एनसीईआरटी में भी 10-15 तो है ही। लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, मशीन ए, पूरा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन नहीं बोलूंगा। मशीन ए इज इक्वल्स टू 25%, machine A is equals to 25%, machine B 35%, machine C 40%। समझ गए मेरा क्वेश्चन क्या होगा। तीन मशीन इतने इतने परसेंट आइटम क्या कर रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं। आगे लिखो, ऑफ देयर आउटपुट 5%, 4% and 2% are respectively defective items, are respectively defective items. Full stop. An item is drawn. An item is drawn. Find the probability that it is defective. एक आइटम आप ड्रॉ कर लो, क्या प्रोबेबिलिटी है वो डिफेक्टिव है। An item is drawn. Find the probability that it is defective. Full stop. Also find the probability that it is manufactured by machine B. Also find the probability that it is manufactured by machine B. यार उसको दो, और उसका छूट गया उसको। 0 से A वाली प्रॉपर्टी, 0 से A रहता है, X को रिप्लेस कर देते हैं A - X।
तीनों से, ठीक, ये से ये खोलेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये x। जब रिप्लेस करके सॉल्व करते हैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड इक्वेशन में और दोनों को ऐड करें, i प्लस आई। सर बी की 35% थी ना? हाँ 25, 35 और 40। सर फर्स्ट पार्ट का आंसर बता दो। 0.0345। 0.0345। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, सेकंड पार्ट भी कर लो इसका। सर 28/69। अच्छा एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ। ये दोनों बेस सेम आएगा इसमें, इधर जो ऊपर का न्यूमरेटर है और इधर जो ऊपर का न्यूमरेटर, ये ऐड हो गया, क्या फायदा मिला, पूरा कैंसिल, 1 रह गया, 1 का इंटीग्रेशन x, पहले तो रखेंगे 2 0 तो 2 आ गया, लेकिन इधर क्या चल रहा है, 2 आई चल, तो 2 से 2 गया, तो आई की वैल्यू फाइनली नहीं आती। एक और देखो, मैं गलती से बुक उठा लाया, मुझे लगा वाली बुक होगी, अभी आई टी है। अरे मैं करा देना, मैं बुक लाना गलती से आई उठा लाया, आई टी जाएगी। हाँ जी हुआ, फर्स्ट पार्ट हुआ 0.0345 फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी। एक बार आप देख लो, आपने इवेंट्स डिस्क्राइब सही से किया है ना। इवन में आपने लिखना होगा आइटम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लेट्स से मशीन ए, item is manufactured by machine B, item is manufactured by machine C। 3 इवेंट तो पहले आपने ये बनाए होंगे और एक इवेंट आपका A बनेगा जिसमें आपका आइटम डिफेक्टिव बनेगा। उसके बाद आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्या लिखो बोलो, मशीन ए से बन रहा आइटम 25%, 35% एंड 40%। उसके बाद आप लिखेंगे डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी, और ये मान के चल रहे हैं हम लोग, कंडीशन है कि वो आइटम 1 मशीन से मैन्युफैक्चर हो चुका है, और अगर वहां से मैन्युफैक्चर हो चुका है तो उसके खराब होने की प्रोबेबिलिटी 5% है। सिमिलरली ए बाई E2 एंड सिमिलरली ए बाई E3 कितना, 2%। इसके बाद आपको निकालनी है डिफेक्टिव आइटम के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो केस आए दिमाग में, मशीन ए ने बनाया तो उसकी बनने की प्रोबेबिलिटी, और अगर उसने बनाया तो उसके डिफेक्टिव बनने की प्रोबेबिलिटी, प्लस मशीन बी ने बनाया और अगर उसने बनाया तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। ये फॉर्मूला शो कर दिया हमने। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो सारी, ये रब कर दूं जो लिखा हुआ है, ये थोड़ा कैमरे में स्क्रीन छोटी आ जाती है ना। वैल्यू पुट कर दी आपने, ये है 25/100 और ये है 5/100 प्लस ये है 35/100 मल्टीप्लाई 4/100 प्लस ये है 40/100 मल्टीप्लाई 2/100, 125, और ये कितने हो गए 140, 125 140 क्या हूं बताओ ना, 265 और 80, 345 अपॉन, ठीक है, तो ये आ गया 0.0345। तो उन तीनों मशीन के बाद बनने के बाद कोई आइटम डिफेक्टिव हमारे हाथ लग जाएगा, इसके चांस थोड़े से कम लग रहे हैं, 0.0345 है। अब ये तो हो गया आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये मैंने रब कर दिया है।
अब आपसे क्या पूछ रहा है, डिफेक्टिव आइटम बन गया, आप करो यहाँ बन गया, मेरे हाथ में डिफेक्टिव आइटम है, तो अगर वो डिफेक्टिव है तो ए को डालो नीचे। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, किस मशीन से बना, बी से बना, और बी से बनने को आपने मेंशन किया हुआ है E2 से। फॉर्मूला बोलो कैसे बनाना है अब इसका, PE2 इंटू, इसी को रेसिप्रोकल करके लिख दो, A/E2 और डिवाइडेड बाय, बस ऐसे शो करनी है बेस थ्योरम, और इसमें सारी वैल्यू तो पुट कर दो, सब कुछ 28/69 आ रहा है। 28/69, ठीक है बस। E2 की प्रोबेबिलिटी थी 35% और वहां से डिफेक्टिव की थी 4/100 और इसकी थी 345/100 इंटू 100, ताकि मेरे 200 तो यहीं पे कट जाएंगे, 5 से 7 और 5 से 69, 28/69 चांस है कि अगर वो आइटम डिफेक्टिव बन के किसी के हाथ लगेगा तो मशीन ए से बन के आया होगा, इसके चांस होंगे 28/69। ये है बेस थ्योरम। थोड़ा सा मेरा करवाने का स्टाइल अलग है, आपको उसने स्कूल में किसी और स्टाइल से करवाया हो मे बी। यहाँ पे नीचे ना एक वो लिखा दिया होगा बड़ा सा, पीए का फॉर्मूला, बात एक ही है, लेकिन एक्चुअल ये है, एक्चुअल यही है। ट्राई कर लो एक और। अच्छा भाई एक काम और, क्योंकि ना क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, पैराग्राफ टाइप है, तो आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी ले आना। तो मैं क्या होगा, क्वेश्चन डिक्टेट नहीं करूंगा ना, उससे मेरे क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, ये ना आदि, क्योंकि इसका क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा और केस स्टडी इसी की बनने वाली है। 2 मार्क्स में पहला वाला पार्ट होगा जो आपने भी किया, डिफेक्टिव आइटम जो निकाला, और 2 मार्क्स में दूसरा वाला पार्ट होगा जो ये है। तो ये इस तरह से 2 पार्ट में ब्रेक करके आएगा। चलो और नहीं कर रहे, एक क्लास और लगानी है बस इसमें। अब एक क्लास के बाद कोर्स वाइंड अप, फिर रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, एक क्लास में हो जाएगा। रिवीजन में बहुत शायद मैं दोनों बैच को मंच करके 2 घंटे क्लास कर दूंगा, क्योंकि रिवीजन का टाइम बहुत कम बचा है। तो 2 घंटे क्लास होगी तभी जाके रिवीजन कंप्लीट होगा। भाई 1 घंटा वो पढ़ रहे हैं, उधर एक बैच चलता है, 1 घंटा ही चल रहा है, तो दोनों को मर्ज कर लेते हैं, क्योंकि इस बैच में ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन आते हैं। बस साहिल, एक दिशांत और एक तुषार, ये 3 बच्चे आते हैं ऑफलाइन, तो वो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन कर लेंगे कहीं से भी। ठीक है जी।